हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? 2 दिन आप लोगों से नहीं मिल पाई क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट समस्या हो रही थी कल, और परसों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस, जो कि मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर का ही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करवा रही हूँ। तो मैंने अभी लिटरेरी टर्म्स सारे कवर कर दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हो प्लीज़ वो पिछली वीडियोस देख लीजिए। अभी मैं पहले सारा प्रीवियस ईयर कवर करवा रही हूँ, उसके बाद नया लूँगी। तो प्रीवियस ईयर कवर करवा रही हूँ क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोग खरीदते हैं, चाहे वो यूथ का लेते हैं या घटना चक्र लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि उसमें चीज़ें सारी गलत होती हैं, मगर कई बार ना कुछ क्वेश्चंस में गलतियाँ दे रखी होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर आपको वही चीज़ आप पढ़ कर गए हैं तो आप उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप उनमें गलतियां कर देंगे। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ। उसमें जो जितने प्रैक्टिस सेट्स हैं, अगर उनमें कोई गलती है तो मैं अपने पार्ट से उसे ठीक करवा दूँ, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल सही मिले। अब हर एक किसी में कुछ ना कुछ गलती तो रह ही जाती है, अब हमारे उसमें भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। और अब इसके साथ आज है प्रीवियस ईयर ग्रामर स्पॉटिंग द एरर्स के मैंने एमसीक्यूज लिए हैं। ये हैं 2000 से लेकर 2013 तक के हैं, 2 पार्ट्स में हैं। अभी ये 50 हैं, कल इस पे और जुड़ेंगे, तो आज 50 नहीं कराऊंगी, पूरे जितने भी होंगे 2000 से 2013 तक 21 तक के इसमें जोड़कर कल पूरे करवाऊंगी। तो अब आप देखिए पहला जो है, और इसके अलावा यूपी टीजीटी इंग्लिश का हमारा नया बैच चल रहा है। जो कोई भी एडमिशन लेना चाहता है, ग्रामर प्लस लिटरेचर नोट्स सारी चीज़ इसमें आपको मिलेगी। पेड बैच है ये, 7895937338। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग यहाँ पर फीस मत पूछा करिए यूट्यूब पे। पहली बात तो मेरा फीस से कोई मतलब नहीं है, ना तो मैं इस पर कुछ बताती हूँ, ना मैं इस पर चीज़ कुछ करती हूँ। मेरा काम है पढ़ाने का, वो मैं करती हूँ। तो आप लोगों को इस पर डिस्कशन मत करा करिए। वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू मेक अ कॉल एंड आस्क, ठीक है जी। तो मैं तो केवल यहाँ पर इसके बारे में बता रही हूँ। और अब आप लोगों के साथ मेरा जो सेशन है वो स्टार्ट होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया 2000 से 2013 तक के क्वेश्चंस हैं। ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2 पेपर्स मैंने ले रखे थे, एक में इसको नो एरर बता रखा है और एक में इसमें जो गलती बताई हुई है उसमें भी थोड़ी सी वो है। तो मैं अब आप उसको बता दूं। सबसे पहले एक तो ये जो वर्ड है कमिटेड, ये गलत है। आप सुसाइड कमिट करने का मतलब होता है किसी ने आत्महत्या कर ली, तो 2 बार कोई मरने से पहले आत्महत्या कैसे कमिट कर लेगा? तो अटेम्प्ट करना होगा। पहली बात तो यहाँ पर ये जो वर्ड आएगा वो अटेम्प्टेड आएगा। दूसरी चीज़ इसमें अब यहाँ पर है कि मरने से पहले उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करी, तो एक एक्शन पहले हो रहा है और एक एक्शन बाद में हो रहा है। तो जो पहले एक्शन हो रहा है उसका जो है वो पास्ट से पास्ट वाला एक्शन है, यानी कि जो एक्शन पास्ट में कभी हो गया जिसके समय के बारे में नहीं पता। तो ही हैड अटेम्प्टेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। एक एक्शन जो है वो एक जो पास्ट इंडेफिनेट है प्रेजेंट से पास्ट में, और एक है पास्ट से पास्ट में। तो जो एक्शन पहले खत्म हो रहा है पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में खत्म हो रहा है पास्ट इंडेफिनेट। दैट्स वाई द आंसर इज ए। Question number 2. I would request you to see my cousin sister who has just returned from Germany. इसमें भी ऐसे ही कर रखा है कि इसमें नो एरर दे रखा है, जो पेपर मेरे पास है उनमें नो एरर दे रखा है। अब आपको मैं ये बताऊं, कज़न के साथ सिस्टर एक सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है और कज़न के साथ सिस्टर का यूज़ नहीं किया जाता, तो दैट इज़ वाई द आंसर इज कज़न। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कज़न हु हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। अब इसको अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, अब यहाँ पर आप ये करेंगे तो इसको इसमें बता रखा है कि वेरी नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी अक्यूट। यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम की जगह अगर आप करते हैं तो अक्यूट प्रॉब्लम करते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी अक्यूट प्रॉब्लम।
क्योंकि ये जो है इसमें पॉजिटिव डिग्री में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी अक्यूट प्रॉब्लम, या अगर वेरी नहीं लगाना तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन एक्चुअल प्रॉब्लम। अब एक्चुअल से सेंटेंस का सही सेंस नहीं बैठ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी अक्यूट प्रॉब्लम। Now the next one is, I could not convince them because they persisted to suggest that I was lying। देखिए persisted के साथ जो preposition है वो सही जो है वो आना चाहिए, तो persisted के साथ जो preposition आता है वो in है, तो persisted in suggesting, और इसके बाद preposition के बाद gerund का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ आएगा suggesting। persisted in suggesting that I was lying। पर इसके साथ ये इन्होंने इन्फिनेटिव दे दिया था, यहाँ इन्फिनेटिव नहीं होगा, यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन और जो परसिस्टेड के साथ करेक्ट प्रेपोजिशन है वो लगाया जाएगा, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी यहाँ पर, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या जेरेंड का यूज़ किया जाता है, तो सजेस्टिंग का यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन कुड ही रीच कानपुर। अब आप यहाँ पर ये देखिए, सुरेश आस्क्ड अकबर, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज होता है, तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, यहाँ होगा सुरेश आस्क्ड अकबर व्हेन ही कुड रीच कानपुर, क्योंकि यहाँ पर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हेन यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं, कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है। जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज़ होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन जब कंजंक्शन के रूप में यूज़ होता है तो सब्जेक्ट पहले और वर्ब जो है वो बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, हैड ही रिटर्न द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर ही हैड कॉट द ट्रेन। ये हमारा पास्ट कंडीशनल है, यानी कि जो परफेक्ट कंडीशनल है, जो पास्ट में अगर कोई काम हो सकता था मगर किन्हीं कारणवश हो नहीं पाया। हैड ही रिटर्न द स्टेशन अ फ्यू मिनट्स अर्लियर, ही हैड कॉट की जगह आएगा ही कुड हैव कॉट या ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। ही वुड हैव कॉट या ही कुड हैव, वो पकड़ सकता था ट्रेन, अगर एबिलिटी बता रहे हैं, या वुड हैव कॉट द ट्रेन। Neither Ram nor his parents are to blame। देखिए, जब नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से किसी दो नाउन्स को जोड़ते हैं, तो जो भी जो नाउन नॉर के बाद, और के बाद या बट ऑल्सो के बाद आता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो ये जो है ये सिंगुलर है, लेकिन ये जो है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर आर टू ब्लेम, ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस नो एरर है। नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम, नो एरर। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। अब आपको आर्टिकल का अगर ये पॉइंट जो है सभी लोगों को पता ही रहता है कि आर्टिकल द जो है, अगर कोई चीज़ किसी जिस काम के लिए अगर वो प्लेस यूज़ हो रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है द ड्राइवर वॉज पुट इन प्रिजन, यहाँ प्रिजन के पहले द इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि किसी ने कोई अपराध करा, अपराध के लिए उसे जेल में डाला गया, तो उसके लिए उसके क्योंकि जो पर्पस है प्रिजन का वही पूरा हो रहा है, इसीलिए इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। द ड्राइवर वाज पुट इन प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। द आंसर इज बी। Few people know that the climate of Shimla is better than Srinagar। वैसे तो यहाँ पे अ फ्यू पीपल होना चाहिए था, या फ्यू का तो मतलब ना के बराबर लोग हो गया, लेकिन देखिए चलिए इसमें देख लेते हैं। फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर। जब जिस चीज़ से तुलना करते हैं वही आता है, तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर, तो यहाँ आएगा दैट ऑफ। Now the next question is, my sister and her husband broke out when they heard the bad news। broke out का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब होना। अगर जो है भी, अगर आप नहीं, सॉरी, कोई चीज़ का राइट्स वगैरह जो शुरू हो जाना होता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि फूट के रोना या ख़राब हो जाना इस चीज़ का। तो फूट के रोने के लिए भी आप ब्रेक डाउन लगाते हैं, चूँकि ये पास्ट टेंस में है, तो माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक डाउन, तो आउट नहीं होगा, ब्रोक डाउन होगा। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ के दंगे या किसी चीज़ की शुरुआत होना।
द फादर एज वेल एज द सन्स वर इन्वॉल्व इन द मर्डर। अगर दो नाउन्स जो होते हैं एज वेल एज, टुगेदर विद से जुड़े हुए होते हैं तो जो जस्ट इनके पहले सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। अगर आप लोगों को ये मैंने एक सीरीज़ चलाई थी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ स्पॉटिंग द एरर्स के हैं, तो वो आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने ये पॉइंट्स कई बार जो हैं वो क्लियर करे हैं। द फादर एज वेल एज के जस्ट पहले फादर आ रहा है, सिंगुलर है तो यहाँ वर नहीं आएगा, दैट विल बी वॉज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब एक चीज़ है, जो लिटिल होता है, लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर। तो अगर ना के बराबर पानी दोगे तो किसी की प्यास कैसे बुझेगी, है ना। तो क्या बोलते हैं, अ लिटिल। तो अ लिटिल का क्या मतलब होता है, दैट इज़ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, थोड़ा बहुत। तो यहाँ आएगा गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। इस क्वेश्चन को करेक्ट मान रखा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। अब अगर इस तरीके का सेंटेंस आएगा तो इसे होना चाहिए था नीदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ये पूरा सेंटेंस ही चेंज होगा, क्योंकि बोथ जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ ही नहीं होता है। अब या तो इसे ऐसे ठीक करें, या एक काम कर सकते हैं, दो ये हटा दो, राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, तो इसको यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि बोथ जो होता है दैट इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। अदरवाइज हमें पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद टीचर्स वर इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन। अगर अलॉन्ग विद, अभी मैंने आपको बताया था टुगेदर विद, अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों तो जो इनके जस्ट पहले आता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है। तो यहाँ आएगा वॉज। Now the next question is, the furniture purchased by me is substandard and not fit for my drawing room। Actually ये जो क्वेश्चन था इसमें जो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें फर्नीचर्स लगा हुआ था। अब चूंकि टाइप करते हुए सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है तो इसलिए ये तो फिर तो नो एरर हो गया है। तुमने ये सही टाइप कर दिया, फर्नीचर्स की में से एस हटा दिया, तो ये फर्नीचर जो है इसमें एस लगा के अब मैं सेंटेंस को गलत कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और जो इसके साथ कभी एस नहीं लगता, कभी प्लूरल नहीं होता। तो इसको मैं, देखिए मुझे इसे गलत करके इसे जो बताना पड़ रहा है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब क्या करूँ। नो सूनर हैड द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगैन टू रेन। सबसे पहले एक चीज़ ये देखिए, अगर नो सूनर लगा रहे हैं और आपने हैड लगाया है तब तो ये आपको जो है, आप नो सूनर के साथ बेसिकली हम लोग जो होता है ना वो डिड लगाते हैं, हार्डली के साथ हम हैड लगाते हैं। नो सूनर का मतलब होता है जब, एक्चुअली इसमें भी ना लॉजिक है, हार्डली के साथ है हार्डली हैड ही एंटर्ड देन इट बिगैन टू रेन, यानी कि एक एक्शन पहले हो गया, एक एक्शन जो है वो बाद में हुआ। नो सूनर का मतलब होता है दोनों एक्शंस जो होते हैं उनमें टाइम गैप बहुत कम है, और जब टाइम गैप बहुत कम होता है ना तो दोनों में ही पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर कर देते हैं, और इसके बाद बाकी नो सूनर डिड द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगैन टू रेन, तो यहाँ नो सूनर के साथ देन का यूज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मेनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू। सबसे पहले एडिक्टेड के बाद ये जो टू है दैट्स प्रेपोजिशन, और जब प्रेपोजिशन होता है उसके बाद आता है नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड। यहाँ लगा हुआ है ये वर्ब, तो इसीलिए यहाँ आएगा ये वर्ब को आपको नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड में यूज़ करना है। जेरेंड को क्योंकि वर्बल नाउन कहा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए हो जाएगा दैट विल बी गैम्बलिंग, दैट इज गैम्बलिंग। कैन आई लेंड यू पेंसिल
फॉर, एक तो इसमें ये टाइपिंग एरर होगी, ये उसमें ही बुक में ही टाइपिंग एरर थी। कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो प्लीज लगा के मांगते हैं, लेंड यानी कि देते नहीं है। तो कैन आई लेंड नहीं होगा, कैन आई बोरो। लेंड जो है वो इसका मतलब होता है कि किसी को कोई चीज़ उधार देना, एंड बोरो मीन्स होता है किसी से कोई चीज़ उधार मांगना। तो जब आप किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लेंड की जगह क्या लगाएंगे, बोरो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टर फेल्ड इन फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स विच ही डायरेक्टेड। अगर किसी प्रेपोजिशन के आगे और पीछे सेम नाउन रिपीट होता है तो नाउन और उसके बाद वाला वर्ब दोनों सिंगुलर आते हैं। मैन आफ्टर मैन इज कमिंग, तो यहाँ पर भी फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स नहीं होगा, दैट विल बी फिल्म आफ्टर फिल्म। Nobody was prepared to give up their seat to the old man bending on a stick। भाई जब कभी सेंटेंस में nobody, everybody और nobody, everybody या इस तरीके से ही कुछ वो आता है तो आपको वहाँ पर no one, someone ये सब आ रहा है, तो आपको वहाँ पर जो सेंस होता है वो वन का होता है, एक का सेंस होता है। तो उसके साथ जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव लगता है दैट इज सिंगुलर। तो यहाँ देयर नहीं होगा, दैट विल बी हिज। यहाँ हिज का यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी टू द कंट्री। यही मैंने अभी आपको चीज़ बताई थी कि अगर कभी इसमें जो है अगर एवरीवन, समवन, नो वन इस तरीके से आ रहा है तो वहाँ वन का सेंस होता है, तो वहाँ पर आप पजेसिव एडजेक्ट जो लगाते हैं वो सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव लगाया जाता है। तो एवरी वन ऑफ अस शुड डू हिज ड्यूटी। अब वैसे मुझे ये वाला ग्रामर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ माय भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि एक ही जो है वो सिंगुलर जो है वहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं। वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। जब वेजेस का मतलब होता है फल, फल के सेंस में, अगर वेजेस का मतलब मजदूरी के सेंस में है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर वेजेस का मतलब होता है फल या परिणाम तो आप उसके साथ जो है वो सिंगुलर हो जाता है। इसीलिए द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो वो अनकाउंटेबल के रूप में हो जाता है, परिणाम के रूप में हो जाता है, इसीलिए उसके साथ वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर। Although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, the differences among them are quite pronounced। अब इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स बताती हूँ। एक तो वैसे भी डिफरेंस के साथ बिटवीन लगता है, चाहे डिफरेंस कितने में भी बताया जाए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेंस, क्रोज एंड हॉर्स हॉग, ये समथिंग समथिंग, तो 3-4 भी आए तो बिटवीन के ही लगता है डिफरेंस के बाद। दूसरी बात यहाँ पर ये बताया जा रहा है ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द टू कैंडिडेट्स, द डिफरेंस अमंग देम, बात दो की जा रही है और डिफरेंसेस वर्ड आता है तो वैसे भी उसके बाद क्या लगता है, बिटवीन का यूज ही किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ओरेटर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। अगर वन आ रहा है तो वन के साथ जो पॉजेसिव केस लगता है वो वंस ही लगेगा, तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर वंस आएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन इस बार 2021 में भी आया था। इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वन द प्राइज। एक अब इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो कूद कर इसकी जगह वर लगा देते हैं, मगर आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, यहाँ पर वुड हैव आ रहा है, ठीक है, तो वुड हैव आ रहा है तो वो हमारा पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर किसी कारणवश हो नहीं पाया, तो यहाँ पर ये पास्ट की कोई ऐसी कंडीशन बता रहे जो हो सकती थी मगर हुई नहीं, परफेक्ट कंडीशनल यूज होगा। तो इफ आई एम यू नहीं होगा, ये होगा इफ आई हैड बीन यू। बीन इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब नहीं था, तो इफ आई हैड बीन यू। द टू स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। बिसाइड्स एंड बिसाइड दोनों में बहुत फर्क होता है। बिसाइड का मतलब होता है के बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। तो इसीलिए ये जो है ये एक बिसाइड जो है, बिसाइड बता रहा है, कोई पोजीशन बता रहा है, प्रेपोजिशन के रूप में यूज करेंगे तो बिसाइड आएगा, बिसाइड ईच अदर। 10 miles are not a long distance। जब हम कभी
जो है किसी न्यूमेरिकल उसके बारे में बोलते हैं, सम के बारे में बोलते हैं, डिस्टेंस के बारे में बोलते हैं, या हम यूनिट ऑफ मनी को जो है एक सिंगल यूनिट के रूप में बोलते हैं, तो हम वहाँ पर वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर। तो 10 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग, इसके हिसाब से लगाते हैं, इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। मोस्ट पॉलिटिशियंस आर नाउ इंटरेस्टेड इन फेदरिंग देयर ओन पॉकेट्स। अब ये क्या कर दिया है, ये दो ईडियम्स को मिला दिया है। एक तो होता है फिलिंग देयर पॉकेट्स, या होता है फेदरिंग देयर ओन नेस्ट। तो अब ये जो सही जो ईडियम है वो है फेदरिंग देयर ओन नेस्ट। तो यहाँ पर हम इसमें जो है या तो आप इसको इसमें करिए, आप दो अब क्या होगा ये है, तो यहाँ या तो इसमें करिए फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स, अब ईडियम रह नहीं जाएगा। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो एफ होना चाहिए, फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स हो सकता है, और अगर फेदरिंग से लगाएंगे तो फेदरिंग देयर ओन नेस्ट्स। तो दोनों में से अब अगर इसका करना है तो सी बैठेगा, और इसको करना है तो फिलिंग बैठेगा। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया है, फिलिंग देयर ओन पॉकेट्स या फेदरिंग देयर ओन नेस्ट। तो बोथ आर मतलब दोनों पार्ट्स में हम चेंजेस कर सकते हैं। We congratulated him for winning a scholarship and being awarded the governor's medal. Congratulate के बाद जो preposition लगता है वो on लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा we congratulated him on winning a scholarship। तो यहाँ पर preposition आएगा on। Now the question number 30, the conductor asked the passenger why had not he purchased a ticket in advance to board the bus। तो आप यहाँ पर ये देखिए, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर, सेम वही चीज़ है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो ये वर्ड कंजंक्शन बन जाता है। जब कंजंक्शन बन जाता है तो इसके बाद पहले सब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ होगा वाई ही हैड नॉट परचेज्ड अ टिकट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, नीलिमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स, इज नॉट इट। पहले ये जब कभी हम क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं तो क्वेश्चन टैग्स लगाने में हम ये वाला पार्ट कि हमें यहाँ से देखना है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग नेगेटिव लगता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव लगता है, मतलब उल्टा होता है। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। इस तरीके से मतलब मैं एक ही बात को शायद 2 बार बोल गई हूँ। अगर मैं लिख देती हूँ सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। पहली बात तो ये होती है। दूसरा, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आता है उसी में ही हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो होता है जो प्रोनाउन होता है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पूरा ही गलत है, तो इज़ नॉट इट नहीं होगा, दैट इज़ हैज़न्ट शी। यहाँ लगेगा हैज़न्ट शी और क्वेश्चन मार्क जो है लग जाएगा, ये क्वेश्चन टैग बनेगा। नीलिमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स, हैज़न्ट शी। A lot of travel delay is caused due to inefficiency and lack of good management on behalf of the railways। अगर आप behalf बोलते हैं तो की तरफ से होता है कि रेलवे की तरफ से, रेलवे की तरफ से नहीं है, on the part of railways, रेलवे का जो भूमिका है, तो इसीलिए यहाँ पर behalf की जगह on the part of the railways। तो यहाँ आएगा on the part of the railways। behalf का मतलब होता है किसी की तरफ से। The great poet and dramatist the कालिदास is regarded as the Shakespeare of India। अगर आप बात करते हैं the great poet and dramatist, बात कालिदास जी की जा रही है, उनके लिए ही 2 एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे। आर्टिकल एक ही के पहले लगा है, यहाँ तक सही है। जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके नाम के पहले द लगाते हैं, लेकिन जिसको कंपेयर कर रहे हैं, जिस प्रॉपर नाउन को कंपेयर कर रहे हैं उसके पहले कभी भी द यूज़ नहीं करते, इसीलिए ये द नहीं लगेगा। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हालांकि ये बहुत गलत तुलना है, कहाँ जो है शेक्सपियर से कालिदास जी की क्या तुलना। तो जो है अब यहाँ पर द इवनिंग केम टू अ क्लाइमैक्स ऑफ वायलेंस when Mohan produced a box of fireworks that my cousin sent him from Delhi. Cousin sent him. That my cousin sent him from Delhi and unwisely repeated a remark that Rani made earlier in the day. The evening came to a climax of violence when Mohan produced a box of fireworks that my cousin ये मुझे लग रहा है हैड सेंट हिम फ्रॉम दिल्ली
एंड अनवाइजली रिपीटेड अ रिमार्क दैट रानी हैड मेड अर्लियर इन द डे। अब यहाँ पर ये देखिए द इवनिंग जो है उसमें वायलेंस एकदम जो है वायलेंस जो है हो गया जब मोहन ने एक बॉक्स ऑफ फायरवर्क्स निकाला जो मेरी कज़न ने दिल्ली से भेजा था, और उसने वही रिमार्क जो है बोला जो रानी ने पहले ही बोल दिया। अब अर्लियर आ रहा है, ये काम पहले ही हो चुका है, ये नहीं बताया रानी ने वो रिमार्क कब दिया है। यहाँ और यहाँ दोनों क्या आएगा, हैड का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों काम मेन काम से पहले ही कभी हो चुके हैं। He could not do otherwise but to obey the orders। यहाँ पर otherwise नहीं, he could not do but obey the orders। तो यहाँ otherwise का यूज़ नहीं किया जाएगा, he could not do but obey the orders। Now the next question is, without a moment's hesitation the principal agreed to write a foreword to my book। यहाँ पर मुझे लगता है ये टाइपिंग एरर हो गई है, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन आएगा। अगर एरर भी है तो इसमें आएगा, क्योंकि मोमेंट का जो एम है दैट इज़ नॉट अ वॉल साउंड, दैट इज़ कॉन्सोनेंटल साउंड। तो यहाँ पर आएगा विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द प्रिंसिपल अग्रीड टू राइट अ फॉरवर्ड टू माई बुक। बाकी ये ठीक है। No sooner the bell rang than all the students ran out of their classes helter skelter। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो, एडवर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। नो सूनर डिड द बेल रिंग, और रिंग आएगा क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। The price of this car is higher than that of your new car। भाई प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो that of your new car लगाइए, या the price of this car is higher than yours। yours से मतलब हो गया possessive, हो गया तुम्हारी, तो यहाँ पर चाहे yours लगाइए या that of your new car। that of your new car या तो ये लगाइए या yours लगा दीजिए, दोनों में से कोई भी लगा के ठीक हो जाएगा। Now the next one is, you and your wife appear to have seen much more happier days। तो आप यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले ये डबल कंपैरेटिव है। हैप्पियर अपने आप में ही एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसके पहले मोर नहीं लगेगा। मच बिल्कुल लग सकता है क्योंकि यहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच हैप्पियर डेज, ये सही है, बस मोर नहीं लगाएंगे क्योंकि दो कंपैरेटिव्स एक साथ यूज़ नहीं करते। The examinations of the undergraduate students are likely to commence from Friday। इस सेंटेंस में इन्होंने फ्राइडे के पहले ऑन लगा रखा है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर भविष्य में कोई चीज़ स्टार्ट होने वाली होती है तो उसके लिए फ्रॉम का ही यूज़ करते हैं। और मैंने इस चीज़ के लिए एक बुक से भी जो है वो ले रखा है, कि बुक का भी मैंने रेफरेंस जो है मैं बिल्कुल देना चाहूँगी इसके बारे में, कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि इसमें ये बुक जो है ये एक बहुत अच्छे राइटर की बुक है। ये क्या नाम है इनका, अजय कुमार गर्ग जी की किताब है, और इसमें ये सेम चीज़ लिखी हुई है। द नेक्स्ट मैच विल स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे। तो उसमें यही चीज़ का उन्होंने जो है वो उल्लेख किया है कि अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम है और फ्यूचर की बात की करी जा रही है, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस, तो इसका मतलब है कि शुरू होने वाले हैं, फ्यूचर में शुरू होने वाले हैं, तो फ्रॉम फ्राइडे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात जो है वो की जा रही है। लाइकली संभावना है किसी चीज़ के होने की, तो फ्यूचर में किसी चीज़ के होने की संभावना, दैट्स वाई इट्स नो एरर। मैंने आपको इसका वो भी दे दिया, रेफरेंस भी दे दिया है जहाँ से मैंने बताया। तो आज मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 2013 तक के हैं। अब मतलब अभी इसमें शायद भी इसमें भी 2013 तक के नहीं आए हैं, कल इसमें जो ऐड हो जाएंगे बाकी के बचे हुए शायद 10 बचे हैं। उसमें 2000 अगर जो 19 में पेपर हुआ था 16 का वो, और जो 2021 के क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड करके सारे स्पॉटिंग द एरर्स आपके एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।